तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लैमार्किज्म। हम लोग स्टार्ट करते हैं लैमार्किज्म। आप हेडिंग डालिए। इनकी जो बुक है फिलोसफी की जूलॉजी की। अब आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लैमार्क। कंसेप्ट ऑफ लैमार्क, ये पॉइंट्स हैं। ऐसे एमएससी एंट्रेंसेस में अगर आप गेट का एग्जाम दे, गेट एनवायरमेंट इकोलॉजी एनवायरमेंट से, तो वहां से भी क्वेश्चन यहां देखने को मिलता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क में आते हैं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है इनका, जो पहली लाइन पहला कॉन्सेप्ट है वो है इंटर वाइटल फोर्स। लैमार्क की ये लाइन इंटर वाइटल फोर्स, इन्होंने इस लाइन में एक्सप्लेन किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास इंट्रिंसिक पावर होता है। इनके अकॉर्डिंग कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैविंग इंट्रिंसिक पावर टू इंक्रीज देयर बॉडी साइज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एनवायरमेंट। इन्होंने ये लाइन बोला। इसके रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे कि इंटरवाइटल फोर्स क्या होता है या इंट्रिंसिक पावर क्या होता है। तो इसमें आपको देखना है, अगर लिखें इसको थोड़ा सा, each and every individual having tendency to increase their body size, if it is required for survival in changing environment। ये लाइन इन्होंने बोला कि अगर जैसे एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है हर रोज, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो अपनी बॉडी साइज को, अपने बॉडी ऑर्गन को, इवन जैसे बॉडी साइज आपने लिखा है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि एक ऑर्गन भी हो सकता है, कुछ भी जो चाहे वो अपना बढ़ा सकते हैं। मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो बढ़ाया जा सकता है। पहले मैं इनके पोस्टुलेट्स आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितनी बातें गलत बोला है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा इंटरवाइटल फोर्स या इंट्रिंसिक पावर। Each and every individual having tendency to increase their body size, body organ, if it is required, if it is desired for survival in changing environment। नेक्स्ट लाइन इसने बोला, नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला नीड ऑफ न्यू ऑर्गन। सेकेंड पोस्टुलेट इनका मित्र क्या है? नीड ऑफ न्यू ऑर्गन। अगर मतलब एक और, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, लैमार्क की, अभी लैमार्क ही बोल रहे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो लैमार्क साहब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला इफ एनवायरमेंट चेंज, हाँ आप कभी ऐसा मत सोचना अभी कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं अभी कमी निकालूंगा। इफ एनवायरमेंट change and individual need
individual need new body organ for survival when new body organ is डेवलप, राइट। इन्होंने बोला कि नया बॉडी ऑर्गन अगर चाहेगा इंडिविजुअल तो डेवलप हो जाएगा। थर्ड पोस्टुलेट इनका था, थर्ड लाइन है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट लाइन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इस पॉइंट को बहुत बढ़िया से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये लैमार्क डार्विन तो सभी पढ़े होते हैं। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो बॉडी पार्ट जो ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा डेवलप करेगा और जो यूज नहीं होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये लाइन इन्होंने स्टेटमेंट में दिया। इनके कुछ बड़े ही क्लियर कट एग्जाम्पल थे, उन एग्जाम्पल के बेसिस पर ये बातें की गई कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दोज बॉडी ऑर्गन यूज एक्सेसिवली more developed and disused organ becomes vestigial। ये इन्होंने बोला कि हम जिस चीज का यूज ज्यादा करेंगे वो ज्यादा डेवलप होगा और जिसका यूज नहीं करेंगे वो धीरे 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 वेस्टिजियल मीन्स खत्म हो जाएगा। फिर जो लास्ट पॉइंट ये इनका था वो ये था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये इनका स्टेटमेंट था कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे शायद। इवॉल्व्ड करेक्टर विल ट्रांसमिट from one generation to next generation and this cumulative means friends additive, this cumulative effect is responsible for speciation। This cumulative effect is responsible for speciation। ये स्टेटमेंट्स लैमार्क ने प्रपोज करा। 4 स्टेटमेंट्स टोटल थे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा लैमार्क का स्टेटमेंट नहीं है, तो आप उसके लिए ये चारों लाइन ध्यान में रखेंगे, आपसे वो क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं, या रिपीट करूं इसे। एक बार सुनिए ध्यान से फिर से। लैमार्क के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो
मैंने लिखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपनी बॉडी साइज को बढ़ा ले। अगर आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं कि ये जो बुक इनकी पब्लिश हुई थी वो 1809 में पब्लिश हुई थी, 1809 में। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसी 1809 में जब इनकी बुक पब्लिश हुई थी, इसी साल डार्विन साहब का बर्थ है। तो इन्होंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि बॉडी साइज अगर वो चाहे तो बढ़ा सकता है। फिर बोला नीड ऑफ न्यू ऑर्गन्स। अगर मैं बताऊं यहां पे तो ये बोल रहा है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो बॉडी को जरूरत पड़ेगी। अगर बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो इंडिविजुअल जिस दिन चाहेगा उस दिन नए बॉडी ऑर्गन आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, डार्विन साहब, लैमार्क ने बोला ये। फिर बोल रहा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो बोल रहा है कि वो बॉडी जो ज्यादा यूज करेगी वो ज्यादा डेवलप होगा और जो यूज नहीं होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर इवॉल्व किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वो मस्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। तो ऐसे अगर नए नए कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो बहुत सालों बाद एक न्यू स्पीसीज होगी जो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होगी, अकॉर्डिंग टू लैमार्क। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म। एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या यहां पर जो इनके बेसिक एग्जाम्पल थे वो ये ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने, ये सर्वे करने के लिए अगर हम इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने गैलापागोस आइलैंड की बातें की और वहां पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू, ये जो थे ये बिल्कुल फ्लाइटलेस थे। कैसे फ्रेंड्स? ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। इन्होंने बोला कि सपोज कीजिए यहां पर कोई मेनलैंड है, एक रफ एग्जांपल देखिए, ये मेनलैंड है और इस मेनलैंड पे इन बर्ड्स के एंसेस्टर रहते थे। अब एंसेस्टर अगर यहां पर प्रेजेंट है तो ये एंसेस्टर फ्लाइट, भाई फ्लाइट क्यों किया जाएगा? बर्ड, कोई भी बर्ड फ्रेंड्स फ्लाइट क्यों करेगी? दो ही बातें हैं, एक इन सर्च ऑफ रिसोर्सेस, राइट? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि कोई भी बर्ड है तो मित्र बर्ड फ्लाइट कब करेगा? अगर उसको रिसोर्सेस की कमी होगी तो वो फ्लाइट करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। वो और कब उड़ेगा? जब उसको प्रेडेटर का रिस्क होगा। ये दो वजह होती हैं जिससे बर्ड फ्लाइट करेगा। अब जब ये गैलापागोस आइलैंड पर आए, एक न्यू आइलैंड है, इस न्यू आइलैंड पे इन्होंने क्या देखा कि ये बर्ड्स जब आई थी तो फ्लाइटेंट थी और धीरे धीरे ये फ्लाइटलेस हो गई। ये क्वेश्चन था एक बार सीएसआईआर का कि फ्लाइटलेस बर्ड का इवोल्यूशन फ्लाइटेंट बर्ड से हुआ है या फ्लाइटेंट बर्ड का इवोल्यूशन फ्लाइटलेस बर्ड से हुआ है। तो आंसर आप ध्यान रखिए, फ्लाइटलेस बर्ड इवॉल्व फ्रॉम फ्लाइटेंट बर्ड। उन मतलब ये जो फ्लाइटलेस बर्ड है इनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? उन बर्ड से जो फ्लाइट करती थी। तो अब आप देखेंगे यहां पर अगर न्यू आइलैंड है तो एक्सेस रिसोर्सेस,
रिसोर्सेस कैसे हैं फ्रेंड्स, एक्सेस है। और दूसरी बात क्या है, यहां पे प्रेडेटर भी नहीं है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि कीवी, ऑस्ट्रिच, इमू ये धीरे धीरे फ्लाइटलेस हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें अगर एक्सेस प्रेजेंट होगा तो इन बर्ड्स को फ्लाइट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर देखना है, अगर इनके एग्जाम्पल को देखें यहां पर, तो इस चीज को आप लिखेंगे यहां पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ excess resources and absence of predator, being is not used. And finally, flightless bird evolved from frightened bird. एक एग्जाम्पल तो इनका ये हो गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, कि उन्होंने अपने बिंग्स को यूज नहीं किया तो धीरे 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 वो बिंग्स जो थी वो खत्म हो गई। एक एग्जाम्पल तो ये समझ में शायद आपको आया हो। एंसेस्टर क्या करते थे? फ्लाइट करते थे। अब एंसेस्टर फ्लाइट क्यों करते थे? क्योंकि भैया रिसोर्सेस की भी कमी थी और प्रेडेटर भी थे। रिसोर्सेस की कमी क्यों थी? क्योंकि मेन लैंड पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इसमें से कुछ लोग मूव करके इस जोन में आए, माइग्रेट करके न्यू आइलैंड पर गए, और अगर न्यू आइलैंड पर गए तो प्रेडेटर नहीं है और रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। दोनों चीजें अगर ज्यादा है तो देयर विंग इज नॉट यूज। अगर विंग यूज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ बर्ड्स बिकम फ्लाइटलेस।